Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो दोनों लेवल के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथियों, 15 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें व्याकरण और टीचिंग मेथड दोनों के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और विज्ञप्ति भी आपके 11 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकती है। बहुत ही जल्द आपके विज्ञप्ति आ जाएगी साथियों, तो तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना है, रेगुलर तैयारी आपको जारी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस टेस्ट को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन आता है, किस शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय व अविभाव समास है? ना समझी, अति, चालबाज, प्रत्यावर्तन और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, उपसर्ग भी होना चाहिए, प्रत्यय भी होना चाहिए, अविभाव समास भी होना चाहिए। तो एक शब्द है प्रत्यावर्तन, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है। मित्रों, क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है, क्योंकि प्रति प्लस आवर्तन बराबर शब्द बनता है प्रत्यावर्तन। तो इसमें प्रत्यय नहीं है, तो यह आपका आंसर नहीं रहेगा। अति चालबाज, इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है, चालबाज। तो साथियों, इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन एक शब्द है ना समझी, जिसमें अविभाव समास भी है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। उपसर्ग है ना और प्रत्यय है ई, मूल शब्द है इसमें समझ। तो इसलिए साथियों, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है इसमें प्रथम विकल्प सही रहेगा। क्लियर है सभी के? प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? देवेश्वर्य, सदैव, लोकेशना और जलोद। तो मित्रों, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, जो सदैव शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव बराबर वृद्धि संधि होगी। लोकेशना का होगा लोक प्लस एषणा बराबर शब्द बनेगा लोकेशना, इसमें भी वृद्धि संधि होगी। जल प्लस ओध बराबर शब्द बनेगा जलोद, इसमें भी वृद्धि संधि है। लेकिन देवेश्वर्य का होगा देवी प्लस ऐश्वर्य। क्या होगा? देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर शब्द क्या बनेगा? देवेश्वर्य। तो इसमें वृद्धि संधि न होकर इसमें यन संधि है साथियों। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। कल साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था रिक्त प्रणाली वाला, वो CL हल्का है, स्किनर का नहीं है। मैंने आप सभी के कमेंट भी देखे हैं। लेकिन एक प्रश्न था कि जो RT 2009 है उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? शायद वहाँ पर मैंने आपको 27 दिसंबर बताया था। 27 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर आपका आंसर सही था साथियों। वहाँ पर उसमें आपको संशोधन कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देव संज्ञा शब्द का विशेषण है? देवीय, देवत्व, देवता, देवेश्वर। तो मित्रों, जो देव है वो एक संज्ञा शब्द है। इसका अगर हम विशेषण बनाते हैं तो इसका विशेषण होता है देवी। क्या बनेगा साथियों इसका विशेषण? देवी इसका विशेषण बनेगा। और देवत्व इसका जो ये देवत्व शब्द है ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाएगा, ये विशेषण में नहीं आएगा। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 4 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? साहचर्य शब्द किस शब्द एवं प्रत्यय के योग से बना है? साहचर प्लस ये, सहचर प्लस ये, साह प्लस चर्य और सह प्लस चर्य। तो मित्रों, साहचर्य जो शब्द है इसको अगर हम अलग करते हैं तो इसको अलग करने पर मूल शब्द बनेगा सहचर, सहचर प्लस ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय लगने के कारण इसका जो प्रथम वर्ण है वो सा हो जाता है और शब्द बन जाता है साहचर्य। तो दूसरा विकल्प इस प्रकार आपका सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, दया कल जयपुर जाएगी रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये जो दया शब्द मैंने वाटर मार्क कर रखा है तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो मित्रों, वाक्य के आधार पर आपको आंसर देना है। वाक्य के आधार पर इसका क्या आंसर रहेगा आपको सही आंसर बताना है। बताइए सही आंसर इसका क्या है। देखिए,
दया कल जयपुर जाएगी, मतलब दया नाम की कोई लड़की है जो कि कहाँ जाएगी, जयपुर जाएगी। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न 5 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, सुभाष अभी नहा रहा है, वाक्य किस काल का है? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो मित्रों सुभाष अभी नहा रहा है, मतलब अभी नहा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि क्रिया वर्तमान में जारी है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण रहेगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। साथियों आपके प्रश्न नंबर 7 आता है, नासिक के व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? राइट आंसर देना है आपको प्रश्न संख्या 7 का। मित्रों नासिक के व्यंजन कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम या अंतिम वर्ण ही नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर आपके 8 आता है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तुलसीकृत, दानवीर, असहज और नायक। तो करण तत्पुरुष, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से अथवा के द्वारा। तो तुलसीकृत जो शब्द है, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, ये इसका समास विग्रह होगा। तो साथियों ये ही करण तत्पुरुष समास का भी उदाहरण है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 9 है, अ उपसर्ग है अनुसार, अहिंसा, आचरण, अंतरराष्ट्रीय। तो कौन से विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मित्रों अनुसार में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, आचरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय में अंतर अव्यय लगा हुआ है और अहिंसा में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ प्लस हिंसा बराबर शब्द बनेगा अहिंसा, इसलिए आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही है, इसमें अ उपसर्ग है। ठीक है, प्रश्न 9 में सेकंड विकल्प क्लियर राइट है। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 है, राम ने रावण को मारा था किंतु विभीषण को नहीं। वाक्य है संकेतवाचक, विधानार्थक, साधारण और संयुक्त। तो देखिए संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? जो मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं वो सभी संकेतवाचक में चले जाते हैं, और जो विधानार्थक वाक्य होता है और जो साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है दोनों एक ही होते हैं। तो मित्रों राम ने रावण को मारा था किंतु विभीषण को नहीं, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है ये एक संयुक्त वाक्य है मित्रों। चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 11 है आपका शिक्षण से संबंधित, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर और लेखन पर अधिकार होने पर। तो मित्रों बालक को जो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है वो दिया जाता है जब बालक का भाषा पर अधिकार हो जाए। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न 12 है, व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है परिचर्चा, चर्चा, उदाहरण और प्रत्युदाहरण। तो मित्रों कौन सा व्याख्या का अंग नहीं है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत? देखिए उदाहरण भी है, चर्चा भी है, प्रत्युदाहरण भी है, लेकिन परिचर्चा व्याख्या का अंग नहीं है, अतः आपका प्रथम विकल्प यह सही है प्रश्न 12 में। प्रश्न 13 देखेंगे मित्रों, बार बार रटने की विधि कौन सी है? अव्याकृत विधि, परायण विधि, व्याख्या विधि, सूत्र विधि। तो जिसमें बार बार रटने पर जोर दिया जाता है वो होता है परायण विधि। कौन सी विधि होती है? वो परायण विधि होती है। विकल्प नंबर 2 आपका सही है साथियों प्रश्न 13 में। प्रश्न 14 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से
का माध्यम है? लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का। तो रिक्त स्थान की जगह कौन से विकल्प का प्रयोग करोगे? राइट आंसर बताइए प्रश्न 14 में। देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है, क्योंकि भाषा अगर नहीं होगी तो आप मन ही मन में कई सारी चीज़ें सोचते हो, वो भी नहीं सोच पाओगे। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। और आज का अंतिम और 15वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूले साथियों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब करके जरूर जाए चैनल को, ये लाल जो अक्षरों से लिखा हुआ है अगर नहीं कर रखा है तो। प्रश्न 15 है, लड़के होकर रोते हो, यह कथन है कि कोई अध्यापक है, वो कोई लड़का है, उससे कहता है कि अरे लड़के होकर रो रहे हो तुम, तो ये क्या है? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो मित्रों, ये तो जेंडर वाली बात हो चुकी है। ऐसा थोड़ी है कि भाई लड़के हैं तो वो रोते नहीं, ये तो गलत है। तो साथियों, ये भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न संख्या 15 में। आज के ये 15 क्वेश्चन हुए थे जो कि पूरे हो चुके हैं। जरूर बता कर जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर डाउट है तो वो भी बता कर जाए। अगले वीडियो में मैं उसका भी सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।